सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र जी के पुत्र गीतकार शैली शैलेंद्र। झांसी में जन्मे शैली शैलेंद्र जी का असल नाम है हेमंत। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि शैली के नाम के अनुरूप उन्हें शैली नाम दिया राज कपूर साहब ने। बाद में गीतकार शैली से वे शैली शैलेंद्र हो गए, जिसका एक अर्थ शैलेंद्र की शैली भी है। शैली शैलेंद्र जी ने नेशनल कॉलेज बांद्रा से ग्रेजुएशन किया और बाद में संगीत भी सीखा। उन्होंने कुछ दिन बासु भट्टाचार्य और लेख टंडन के साथ भी काम किया। शैली शैलेंद्र जी के खाते में नई सुबह नाम की एक फिल्म भी है, जिसका इन्होंने निर्देशन किया है। यह फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है। गीतकार और संगीतकार के रूप में सक्रिय रहते हुए शैली शैलेंद्र जी ने अनेक टीवी सीरियल्स में भी गाने लिखे और संगीत दिया। तो आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसिद्ध गीतकार शैली शैलेंद्र से। आपसे बातचीत की है कल्पना वर्मा ने। शैली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कल्पना जी, आपको और श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गीत संगीत की दुनिया में जाना माना नाम है आपके पिता शैलेंद्र जी का। उनके गीतों की खुशबू आज भी बरकरार है। लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। बतौर पिता और गीतकार उनका आप पर कितना प्रभाव है? कल्पना जी, हमारे पर जितना भी प्रभाव है वो पिता का ही है। पिता के साथ भी यही था। वो गीतकार तो अच्छे थे, लेकिन उससे कहीं अच्छे इंसान थे। हालांकि हम बहुत छोटे थे तब, सिर्फ 14-15 साल के, जब हमने अपने पिता को खोया। लेकिन उस वक्त की भी मतलब कई यादें हैं कि जब भी उनको पिता को समय मिलता तो हमारे साथ हमारी पढ़ाई या हम क्या सीख रहे हैं, क्या कविताएं, या फिर खेलने कूदने में भी, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो हमारे साथ वो समय बिताते थे। और ऐसे भी कई मतलब इंसिडेंट्स हैं। जैसे याद है कि एक बार हमने एक दुकान पे मतलब चॉक्स देखे, रंगीन चॉक्स थी और हमसे रहा नहीं गया, तो हमने एक चौक उठा ली थी। तो घर पे आके वो हमारे ड्राइवर, अब्दुल उसका नाम था, तो पहले तो वो कहने लगा कि तौबा बोलो बाबा, तौबा बोलो। तो माँ ने पूछा क्या बात हुई? बोला नहीं, बाबा ने ये चौक उठा ली थी उधर से। तो माँ ने फिर ये बात पिता को बताई। तो पिता ने हमको बहुत समझाया, बोला कि ऐसा कभी नहीं करना। और फिर उन दिनों कलर बॉक्स हुआ करते थे, तो वो कलर बॉक्स दिलाया, हमारे साथ मतलब पेंटिंग्स वगैरह करी। और मतलब ये छोटी छोटी बातें थी कि जैसे बाबा के साथ ये था कि माँ से तो हमारी मतलब अगर हम गलती करें तो पिटाई हो जाती थी, तो हम सोचते थे चलो हमने कोई गलती करी और हमारी पिटाई हो गई, सब बराबर हो गया। लेकिन पिता को जब मालूम होता था तो वो खुद रुआंसे हो जाते थे। तो इससे हमें बड़ा दुख होता था कि भाई ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे। और अक्सर वो जैसे ये भी कहते थे कि देखो ये अच्छा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, हम चाहते हैं कि तुम अच्छे रास्ते पे जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये बहुत सी बातें हैं जो आज तक हमारे पर मतलब असर डाले हुए हैं। आपने उन्हें देखा है भरी पूरी दिग्गज टीम के साथ, जिसका होना एक सफलता का पर्याय था। राज कपूर, मुकेश जी, शंकर जयकिशन, इतने सारे लोग एक साथ जमा हुए थे। मतलब एक इतने सफल नाम एक साथ थे। उन सबको देखकर आप क्या महसूस करते थे? बाल मन पर कैसी छवि उभर कर आती थी? कल्पना जी, ये सब लोग एक तरह से 5 पांडवों की तरह थे। सब एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। अब राज अंकल को ही ले लीजिए। एक तरफ तो वो बहुत नरम दिल और दूसरी तरफ उतने ही प्रैक्टिकल भी थे। आप ताश की गड्डी लें, जैसे 4 एसेस हैं तो वो 4 इक्कों की तरह थे। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट शोमैन। राज अंकल जैसा कला का पारखी, जौहरी, टैलेंट स्काउट शायद ही कोई
फिर हो। और दूसरी तरफ थे शंकर जी, टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट, लेकिन काफ़ी गुस्सैल थे। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि म्यूज़िक के अलावा वो कुछ जानते ही नहीं थे, या म्यूज़िक ही उनके लिए सब कुछ था। और जैक्सन अंकल काफ़ी अच्छे, मतलब खूबसूरत और दिल के बहुत नरम, और पिता की तरह अक्सर सफ़ेद लिबास में, और हाथ में उनके मतलब गोल्डन ब्रेसलेट रहता था, और झूमते झामते आते थे, उनकी एक अलग ही अदा थी। फिर हसरत अंकल, कुछ भी गुनगुनाना सुनाना और मतलब मस्ती भरे बोलते रहना, ये इन सब की मतलब अलग अलग आदतें, अलग अलग रंग थे, जिनके बारे में मैं सोच के आज भी खो जाता हूँ। आइए इन सब को और मुकेश अंकल को याद करते हुए ये गीत सुनते हैं हम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। आपको तो शैलेंद्र जी के जरिए बहुत पहचान मिली है यहाँ पर इंडस्ट्री में, बहुत से लोग आपको जानते थे पहले से ही, लेकिन शैलेंद्र जी का कैरियर तो एकदम शून्य से शुरू हुआ था, तो कैसे वो उस ऊंचाई तक पहुंच पाए? बाबा, जहाँ तक हमने सुना है, पैदाइश तो रावलपिंडी में हुई थी। उसके बाद हमारे दादाजी मथुरा में आ गए, तो बचपना उनका मथुरा में गुजरा और पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। मतलब घरेलू हालत इतने ठीक नहीं थे, तो वो ज़्यादातर उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से करी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बाद में उनको नौकरी करनी पड़ी रेलवे में,
उसी तरह से मतलब उनको 6 महीने झांसी में रहना पड़ता था और 6 महीने बम्बई। तो यहाँ के माटुंगा वर्कशॉप में वो जब उन्होंने ज्वाइन करा तो यहाँ के प्रोग्रेसिव ग्रुप इप्टा उन दिनों फॉर्म हुआ था, तो वो भी एक मतलब फाउंडर मेंबर की तरह उसमें शामिल हुए। उनके साथ मतलब मंचों पे कविताएं और गीत पढ़ना सुनाना ये चलता रहा। तो इसी तरह का एक जलसा था जहाँ पृथ्वीराज जी मतलब प्रिसाइड कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने उनकी कोई कविता थी जलता है पंजाब पढ़ी और वो बहुत सराहे गए। उस कवि सम्मेलन के बाद उन्होंने अप्रोच करा, देखिए मैं राज कपूर हूँ और मैं चाहता हूँ मैं ये फिल्म आग बना रहा हूँ कि इसमें आप गीत लिखें। तो उन्होंने उस वक्त बाबा ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं मैं फिल्मों में गीत नहीं लिखता मैं। तो बोला खैर कोई बात नहीं, कभी आप अपना इरादा बदलें तो ज़रूर आइएगा। लेकिन शायद हम पैदा होने वाले थे उस वक्त, बाबा को बहुत पैसों की मतलब सख्त ज़रूरत थी। तो उनको याद आया कि ऐसा था क्यों ना हम मतलब वहाँ जाएं। तो वो राज जी के पास गए, तुम अब आए हो। खैर मतलब ये 2 गाने हैं, सजन तुमसे मिले हम और वो पतली कमर है तिरछी नज़र है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बता दे कहाँ कसर है, ये 2 उनके पहले गीत थे। इस तरह से मतलब उनकी शुरुआत हुई। शैली जी, ऐसी कोई घटना आपको याद है जो आपके पिता के गीतों से जुड़ी हुई हो? मासूम बचपने का एक पहलू तो ये है, लेकिन एक बचपन की घटना है। तो हम माँ को अक्सर मतलब माँ हमारी बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाती थी और वो बेचारी मेहनत कर रही थी। तो एक दिन उनको पसीने पसीने देखा तो रोटियां बना रही थी। तो माँ से हमने कहा कि माँ रोटी का पेड़ नहीं लगा सकते। मतलब वो बचपना था, 4-5 साल के रहे होंगे। तो यही बात मतलब जब बाबा को मालूम हुई तो वो एक गाना है उनका, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, तो उसमें एक अंतरा है, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, रोटी तोड़ें आम तोड़ें रोटी आम खा लें। और कोई घटना याद है आपको? हाँ, इस तरह से एक घटना हमें मालूम है, मतलब हमने सुना है कि शंकर जी और बाबा मतलब उनके म्यूजिक रूम में बैठे थे और वो गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो उसमें एक अंतरा था, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। तो शंकर जी उस बात पे अटक गए, भाई दिशाएं तो 4 होती हैं, तुम 10 कहाँ से लाए शैलेंद्र, और ये 4 ही होंगे। तो और बाबा इस पे मतलब इज्जत पे हो गए कि नहीं ये जैसा हमने लिखा वैसे ही होगा। तो ये बात राज अंकल के पास गए तो वो चुप रहे, उनको समझ में नहीं आया कि इस तरह बोलूं या उस तरह बोलूं। लेकिन उस जमाने में अमिय चक्रवर्ती बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो शैलेंद्र ने लिखा वही सही है, कि असल में दिशाएं 10 होती हैं। तो उस तरह से वो मतलब गाना बना और रहा। और दूसरी तरफ ये घटना है, एक बार पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और राज अंकल का फ़ोन आया। हम दूसरे फ़ोन से सुन रहे थे। उन्होंने कहा शैलेंद्र बाबू अपनी तबीयत ठीक रखा करो, नहीं तो फिर हमारा हाल इस तरह से न हो जाए। थे हम जिनकी आंखों के चंचल सितारे, हमें छोड़ वो इस जहां से सिधारे, किसी की न हो जैसे किस्मत है अपनी, दुखी दिल सभी का भला मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। इसी तरह एक और गीत के पीछे जो कहानी है उसकी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार पिता की अनबन शंकर जैक्सन के साथ हो गई। शायद शंकर जैक्सन राजेंद्र कृष्ण जी से कॉलेज गर्ल के गाने लिखवा रहे थे। तो उसी बात को लेके पिता ने लिखा था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। ये गीत तो फिल्म रंगोली का था। आइए दोस्तों, फिर पिता का ही लिखा हुआ ये गीत बूट पॉलिश का हम आपको सुनाते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। यतीमों
की दुनिया में हरदम अंधेरा, यतीमों की दुनिया में हरदम अंधेरा, इधर भूल कर भी न आया सवेरा, इधर भूल कर भी न आया सवेरा, किसी शाम को एक पल भर जले जो, किसी शाम को एक पल भर जले जो, तमाशा का ऐसा दिया मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। हे हम जिनकी आँखों के चंचल सितारे, हे हम जिनकी आँखों के चंचल सितारे, हमें छोड़ वो इस जहां से सिधारे, हमें छोड़ वो इस जहां से सिधारे, किसी की न हो जैसी किस्मत है अपनी, किसी की न हो जैसी किस्मत है अपनी, सुखी दिल सभी का भला मांगते हैं, तेरे लाडलों की दुआ मांगते हैं। शैली जी, ये बताइए कि आपके पिता को अपने कौन से गाने सबसे अच्छे लगते थे? कोई ऐसा गाना याद है कि जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे? किसी भी गीतकार को अपने सारे ही गीत अच्छे लगते हैं और पिता ने तो हर गीत पे काफी मेहनत करी थी। लेकिन आप पूछ ही रही हैं तो बताऊं, उन्हें अपने 5 गीत बहुत प्यारे थे और ये 5 गीत थे उनके 5 बच्चे, यानी कि हम 5 भाई बहन। लेकिन एक गाना जब वो थे तो तब हमें समझ में नहीं आता था। मुखड़ा है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी में आगे एक अंतरे में वो लाइन आती है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। तो हमें समझ में नहीं आता था आंसुओं में मुस्कुराना क्या होता है। लेकिन जब बाबा नहीं रहे और उनकी मुस्कुराती हुई छवि आंखों में आई, तब हमको समझ में आया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अक्सर ऐसा होता है कि विशाल पेड़ों की छत्र छाया में नन्हे पौधे पनप नहीं पाते या अविकसित से रह जाते हैं। आपको कैसा लगता है? कल्पना जी, विशाल पेड़ों की छत्र छाया के नीचे नन्हे पौधे पनप तो सकते हैं लेकिन विकसित नहीं हो पाते। ये बात सही तो है, लेकिन ये हम पे लागू नहीं होती, क्योंकि हमने अपने पिता को पूरी तरह से पनपने के पहले ही खो दिया था। लेकिन ये बात हमेशा रही कि हम शैलेंद्र के बेटे हैं और हम जो भी करें वो स्तरहीन न हो। राज कपूर ने मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश को काफी प्रमोट किया है, उनका कितना प्रोत्साहन आपको मिला? राज अंकल ने अपनी तरफ से तो हमें बहुत प्रोत्साहित करा, बढ़ावा दिया, इनकरेज करा, लेकिन हम ही चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझें कि आरके के बलबूते पे हम हैं। तो हम बाहर भी काम करते रहे और इसके अलावा हमने एक बात आपको बताई नहीं, लिखना तो हमारे साथ एक शौक की तरह था, लेकिन हम डायरेक्शन वगैरह सीखना चाहते थे। पर मुश्किल ये होती थी कि जिस दिन डायरेक्शन की मतलब शूटिंग वगैरह होती थी तो वहीं हमारे गानों की सिटिंग्स भी तय हो जाती थी। तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम अपने शूटिंग में जाएं या गाने की सिटिंग्स में जाएं। और एक तरफ हमारी जिम्मेदारी भी थी घर की तरफ, हम घर में सबसे बड़े थे और आज भी यही जिम्मेदारी निभाते हुए हमें बड़ी मुश्किल होती है कि हम अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाएं या फिर जो काम कर रहे हैं वो ही करते जाएं। और इसी पशुपेश में हम ज़्यादा गाने लिख नहीं पाए, लेकिन फिर भी ठीक है। वैसे उन्हें कब पता चला कि आप में गीत लिखने की क्षमता है? कभी कोई ऐसी घटना हुई जब ऐसा लगा कि आप गीत लिख सकते हैं? उनको ऐसे कैसे पता चला? एक बार पिता और हम घर पे अकेले थे। पिता शायद छोटी सी मुलाकात का एक गीत लिख रहे थे। वो मत जा मत जा मत जा मेरे बचपन नादां, बचपन ने कहा मुझसे कुछ रोज के हम मेहमान। पिता ने हमसे कहा, सुना है तुम अच्छा लिखने लगे हो, अगर इस सिचुएशन पे तुम्हें गीत लिखने को बोलते तो अंतरिक किस तरह के लिखते। तो हमने सोचा, हमने बोला कि हो सकता है कि लड़की जवानी में लड़की ने कदम रखा है और अब आईने के सामने जाने पे मतलब खुद से ही अचानक शर्माने लगती है। और इसी बात को फिर पिता ने मतलब हमारी तारीफ करी, बोला कि अच्छा सोचने लगे हो। तो हमने सोचा कि शायद हमारी मतलब यूँ ही बड़ाई कर रहे हैं। इसी मतलब थॉट को उन्होंने अपनी तरह से ढाला, क्यों लाज लगे मुझे सबसे, क्यों सबसे छिपती फिरूं, जो कि गाने के अंतरे में है। उनके सामने आपने कोई गीत नहीं लिखा था? नहीं, इस तरह से कोई गीत उनके सामने नहीं लिखा, लेकिन जब बाबा नहीं रहे और ये जीना यहाँ मरना यहाँ शुरू की लाइंस वो लिख के छोड़ गए थे और हमने पत्रिकाओं में पढ़ा था कि शायद इसको इंदिवर जी या हसरत जी या नीरज जी इसको लिखेंगे, पूरा करेंगे। तो हम चाहते थे, हमारे दिल में था कि ये बाबा का अधूरा गीत हम पूरा करें। तो एक दो बार राज अंकल से हमने कहा भी कि हम लिखना चाहते हैं इसको, तो उन्होंने मतलब हाँ हाँ क्यों नहीं कह के मतलब एक तरह से टाल दिया। शंकर जी के म्यूजिक रूम में जा रहे थे तो एक इत्तेफाक से उस दिन राज अंकल भी आए थे। तो शंकर जी ने राज अंकल से कहा कि वो जो अधूरा गीत है शैली से क्यों नहीं लिखवाते हो। तो तब उन्होंने हमको सिचुएशन बताई, समझाई और इस तरह से बताया कि उस तरह का डायरेक्टर या समझाने वाला आज तक हमें मिला नहीं। और वो सिचुएशन हमने सुन तो ली, तो उसके बाद हम घबराए कि ये तो सब पिता के दोस्त हैं, पिता समान हैं, हम शुरू करते तो कुछ अपने हम उम्र के लोगों के साथ, हम इनको कैसे हम मतलब इन सेटिस्फाई कर पाएंगे या तो लेकिन जब हमने जो कुछ लिखा और सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। जीना यहाँ मरना यहाँ इस
इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का अलबेला सजीला प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गीतकार शैली शैलेंद्र। आपसे बातचीत की है कल्पना वर्मा ने। शैली जी, ये गुजरा हुआ गौरवपूर्ण कल और आज की पूर्ण व्यावसायिक आपाधापी टीमें आज भी बनती है। ऐसा नहीं है कि टीमें नहीं बनती हैं, लेकिन उनका मकसद बहुत अलग होता है। एक दूसरे को डाउन करने के लिए मतलब बहुत से तरीके हैं, लेकिन जैसा रंग, जैसा डेडिकेशन, जैसा नतीजा उन टैलेंटेड लोगों की टीम में आता था, वैसा आज नहीं है। अगर ये दोनों पीरियड, ये दोनों काल आपको परिभाषित करने पड़े तो आप किस तरह से करेंगे? दोनों काल में बहुत अंतर है। पहले तो जैसे बाबा और सलीला, हमें याद है किसी गाने को लिखने के लिए, गीत को लिखने के लिए आरएमएल कॉलोनी या कहीं भी आउटडोर चले जाते थे, वहाँ बैठते थे और उस वातावरण में वो गाने बनाते थे, लिखते थे। और आजकल तो बस मतलब अंदर मतलब एसी रूम में बैठो और इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट गाने होने चाहिए। और मुश्किल तो यही है, तभी हम आज के दौर के साथ अपना तालमेल बैठा नहीं पाए हैं। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं ये संगीतकार, वो कैसेट दे देते हैं या कैसेट लगा देते हैं और बोलते हैं कि इस पे वेस्टर्न म्यूज़िक या कुछ भी है
कि इस पे कोई अच्छा सा गीत लिखो। ये बड़ा अजीब सा लगता हमें। पहले क्रिएटिविटी को बहुत महत्व देते थे, कलात्मक चीज़ें बनती थी, लेकिन आज सब कुछ कमर्शियल हो चुका है। पहले अदाकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, अपनी फिल्में चुनते थे और पहले स्टंट्स फिल्म के लिए अलग लोग लिखते थे या एक्टिंग करते थे, माइथोलॉजिकल के लिए अलग थे और सोशल फिल्म्स के लिए अलग थे। लेकिन आज दौर बिल्कुल उल्टा हो चुका है। पहले लोग मना कर देते थे, भाई ये हमारे बस का नहीं है, ये किसी और से करा लें। लेकिन आजकल गाने गाने वाली भी कुछ भी हर तरह का गाना गा देती हैं, राइटर्स भी कुछ भी लिखने को राज़ी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी कुछ भी धुन बना सकते हैं। तो मना करने के बदले उल्टा दूसरों का काम खींच लेते हैं, जो कर भी नहीं सकते हैं वो भी करने को उतारू हैं। तो जैसे कि आपने देखा क्लासिकल से आजकल पॉप पे लोग चले जाते हैं या पॉप से क्लासिकल पे चले जाते हैं, मतलब हर तरह का वो हो रहा है, मतलब दौर बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि जब भी कोई कलाकार नया आता है तो उसकी अपनी सोच होती है, उसकी कोई पिछली पृष्ठभूमि नहीं होती। लेकिन आप आए थे जिस पृष्ठभूमि से, तो वहाँ एक अलग तरह का माहौल था, एक अलग तरह की सोच थी, आपके पिता के विचार आपके साथ थे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये मुश्किल भी हो जाती है और कभी कभी ये चीज़ आसान भी हो जाती है। आपका अनुभव कैसा रहा इसमें? हाँ, एक बड़े आदमी के बेटे या बड़े गीतकार के बेटे होने में ये मुश्किल तो होती है कि लोग आपसे प्यार से मिलेंगे और सब कुछ है, लेकिन फिर जब आप बाद में आपका हुनर देखा जाता है और उसमें ये है कि आप अगर अच्छा लिखते हैं तो बोलेंगे हाँ शैलेंद्र का बेटा है, अच्छा ही लिखेगा, और कहीं कुछ डगमगा जाते हैं, कुछ होगा तो बोले कहाँ शैलेंद्र, कहाँ वो। तो इस बात का डर हमें हमेशा रहा। श्रोताओं, हम चाहेंगे अकेले हम अकेले तुम का ये गीत जिसका मुखड़ा हमने लिखा है, आप सुने। आया हूँ यारो दिल अपना दे के, आंखों में चेहरा किसी का लेके, वो दिल का कातिल दिलबर हमारा, जिसके लिए मैं हुआ आवारा, मिलते ही जिसने चूमा था मुझको, फिर ना पलट के देखा दोबारा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है। रसीले होठ, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा कर दे हाल। पलक फड़के के दिल धड़के, उम्र की उठान, कड़कती कमान, कातिल अदा, जालिम हया, मेरे खुदा
शोला बदन लहका चमन, मगर यारो हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे। सुन लो ऐ हसीनों, ये हमसे अब न होगा, ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे। सुन लो ऐ हसीनों, ये हमसे अब न होगा, ऐसा जख्म दिया है। रसीले होंठ, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उम्र की उठान, कड़कती कमान, कातिल अदा, जालिम हया, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलूं, तू जो कहे तो कदमों में उन्हें ला डाल दूं। सीने से लगा के ये बदन कर दूं गुलाबी, चेहरा चूम कर के मैं बना दूं आफताबी। हे, हे, ला 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 ला, ला। हम तो जान देकर तुम पे मर मिटे हैं, कौन प्यार तुमसे इतना करेगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। ऐसा जख्म दिया है। शैली जी, ये क्या बात है कि आपके सारे ही गीत, मेरे ख्याल से जितने भी आप बता रहे हैं सभी हिट गीत थे, लेकिन उस हिसाब से जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। हाँ कल्पना जी, गाने तो चले लेकिन फिल्में नहीं चल पाती थी, और सफलता मिली भी लेकिन हमने उसका उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए था। जैसे कि आजकल लोग करते हैं तो अपने ही ढोल पीटते हैं, अपना ही प्रचार करते हैं, शायद ये सब हम कर नहीं पाए। गीत के अलावा आपने एक और ट्रैक पकड़ा है, वो है कहानी का। देखिए कल्पना जी, गीत लिखना तो है ही हमारे साथ, लेकिन इसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ करते रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं, कहानी लिखी हमने खेल खेल में, और हुआ ये कि जब हम सबसे पहला गीत वो लिख रहे थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो उन्हीं दिनों बासु चैटर्जी सारा आकाश बना रहे थे। उनके पास भी हम गए कि भाई इस फिल्म में कुछ गीत हैं तो हम लिखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा गीत तो है नहीं, लेकिन छोटे भाई का रोल है, मतलब हीरो के, और हम चाहते हैं कि तुम करो। तो हमने बोला ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा आकाश में मतलब अभिनय करा। उसके बाद बासु भट्टाचार्य फिल्म बना रहे थे तुम्हारा कल्लू, तो उसमें हमने डायरेक्शन में असिस्टिंग भी करी और एक मतलब यंग मास्टर का रोल भी करा। और उसी रोल को देख के शक्तिदा ने हमसे मिले, तो हमने कहा कि हम गाना लिखना चाहेंगे। बोले नहीं, गाना तो बख्शी जी मतलब लिख रहे हैं इसमें, लेकिन हमको तुम्हारा मतलब काम उसमें तुम्हारा कल्लू में अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि तुम ये बालिका बधू में सचिन के दोस्त का काम करो, और सहरा भी तुम अपने तरफ से लिखना और पढ़ना। तो इस तरह से हमने बालिका बधू में वो काम करा। और आजकल भी जैसे कई सीरियल्स हैं, जैसे सुपरहिट मुकाबला, उसका मतलब गीत संगीत दोनों हमने दिया था, और वो काफ़ी चला भी था, बाबा सागिल का गाया हुआ था। और इसी तरह से कई सीरियल्स, कई एड फिल्म्स वगैरह में हम जिंगल्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और आगे का तो ये है कि हम सीरियल्स वगैरह सोच रहे हैं बनाने का, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। आप अपने गीतों में किन बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं? देखिए कल्पना जी, जब फिल्मी गीत लिखते हैं तो फिर वो तो कहानी और किरदार पर निर्भर करता है। बाकी जो अपने लिए हम गीत लिखते हैं तो वो अपनी पसंद का होता है, और हम चाहते हैं कि वो कलात्मक हो और उसमें कुछ बात हो। और फिर जहाँ तक जनता का सवाल है, तो हम सोचते हैं कि सीधे सरल शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें
और अपनी बात भी कहें। आपको अपना सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है? कल्पना जी, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत का अपना मूड होता है, अपना रंग होता है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त कौन से मूड में हैं। आपको किन संगीतकारों के साथ काम करते बहुत अच्छा लगा है? हाँ, वैसे अगर आप जानना ही चाहती हैं तो हमें शंकर जैक्सन और आर.डी. बर्मन के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता था। और आज के दौर में जो संगीतकार हैं उनमें है राम लक्ष्मण, जिनके साथ हमें काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाकई मेहनत करते हैं। 2-2 3-3 दिन गाने पे बैठते हैं, अच्छी तरह से उसको निखारते हैं, बोलों को निखारते हैं, और उसका डेकोरेशन वगैरह बहुत ही खूबी के साथ करते हैं। रुक भी जाओ जाना, दिल को न तड़पाना, रुक भी जाओ जाना, दिल को न तड़पाना, अभी अभी आई हो तुम, जाने का नाम न लेना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। दिन ढला शाम हुई, मुझको घर है जाना। रुक भी जाओ जाना। एक दिन जरूर हम पूरा वादा करेंगे। जल्दी आए वो लम्हे, हम इरादा करेंगे। एक दिन जरूर हम पूरा वादा करेंगे। जल्दी आए वो लम्हे, हम इरादा करेंगे। हो बड़े चुलबुले, मुश्किल है समझाना। रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना। रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना, अभी अभी आई हो तुम, जाने का नाम न लेना। जाने दो जाने जाना। जाने कब बदलेगा आपका फैसला। कल फिर मैं आऊंगी, रखो जरा हौसला। जाने कब बदलेगा आपका फैसला। कल फिर मैं आऊंगी, रखो जरा हौसला।
नहीं, कल का क्या है ठिकाना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। दिन ढला शाम हुई, मुझको घर है जाना। रुक भी जाओ जाना। शैली जी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार के बारे में क्या बताएं, बीवी है, बच्चियां हैं। और क्या आपकी पत्नी को भी गाने का शौक है? हाँ, वो बहुत अच्छा गा लेती हैं और बच्चियां भी मतलब अच्छा गाने का प्रयास कर रही हैं। और अक्सर जैसे कि आजकल टीवी देखना होता है तो टीवी देखती रहती हैं, और उसमें वो समझती हैं कि जो भी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है तो जो गाने उसमें बजते हैं तो वो मतलब दादाजी के ही गाने हैं, तो उनको बताना पड़ता है नहीं ये उनके हैं और ये किसी और के हैं। दादाजी के गानों की शायरी को समझना शुरू किया है उन्होंने अभी? आजकल के बच्चे तो आप जानती हैं, कभी कभी तो लगता है कि उनकी समझ हमसे ज़्यादा है। और भले अक्सर मतलब हम मियाँ बीवी को भी वो बच्चियाँ समझाती हैं कि भाई ऐसा करो, ये करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। क्या उन्हें भी गीत लिखने की प्रतिभा मिली है विरासत में? हमें तो अभी लगता है यही है। क्या बहुत से गाने जैसे वो सुनते होंगे, टीवी पे सुनती होंगी, रेडियो पे सुनती होंगी, तो आपको लगता है कि उनको कौन सा ज्यादा गाना अपने दादाजी का पसंद आता है? क्योंकि वो बच्चे हैं तो जाहिर है कि बच्चों के गाने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उसमें से वो एक तो गाना वो है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट
शैली जी, गीत लिखने के अलावा आपके कौन कौन से शौक हैं? कल्पना जी, पहला शौक तो कल्पना ही है। कोई भी शौक कल्पना के बिना पूरा नहीं हो सकता। गाने गुनगुनाना, तैरना, खेलना कूदना। लेकिन आज के दौर में जिंदगी की जद्दोजहद इतनी है, कौन अपने शौक पूरे कर सकता है। वैसे मतलब हमने अपने पिता को इतनी कम उम्र में खो दिया था, तो उनको खोने के बाद हमने देखा कि जिंदगी जीना ही सबसे बड़ा शौक है और जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी कला। कल्पना जी तीसरी कसम बनाते हुए वो ऐसे ऐसे हादसे, ऐसे ऐसे मंजर उन्होंने देखे कि मालिक ही जानता है। भले उनको जिंदगी ख्वाब की तरह लगने लगी, जिससे कि वो गीत उनका याद आता है कि जिंदगी ख्वाब है। जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किसे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर, तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे। घर तो उस पार था, हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। शैली जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, शैलेंद्र जी के और अपने बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, हमें भी खुशी हुई आपके साथ और श्रोताओं के साथ कुछ समय बिता के। नमस्ते। नमस्कार। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल
बैल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे प्रसिद्ध गीतकार शैली शैलेंद्र से कल्पना वर्मा की बातचीत। इस प्रोग्राम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया मानिक राव गायकवाड़ ने। प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले और उषा मेहता ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत। आप सबको नमस्कार।